हेलो गाइज, देखिए वे के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये एक डिटेल वीडियो रहेगा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के ऊपर। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लेट है। इस फोन की कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करने में, रिसर्च वगैरह करने में मेरे को थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया और छोटा क्रिएटर हूँ, इस वजह से वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे भी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन अपने साथ क्या कुछ चीज़ें नई लेके आई है, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, कैमरा को कितना इंप्रूव किया गया है, बैटरी लाइफ कैसी है, परफॉर्मेंस को कितना इंप्रूव किया गया है, प्राइस वगैरह क्या क्या रखी गई है और ऑफर्स यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना होगा दोस्तों बाद में कर लीजिएगा, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर डिजाइन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं करी गई है। स्पेशली जब तक आप फोन को हाथ में नहीं लेते हो तब तक इसके डिजाइन में आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे। आगे पीछे ग्लास इस फोन के अंदर भी लगा हुआ है। पहले की तरह इस बार भी यहाँ पे बैक साइड मैट फिनिश ही देखने को मिलते हैं, बट जैसे ही फोन को आप हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है, स्पेशली लेफ्ट साइड में सिंगल पैटर्न में जो 3 कैमरा देखने को मिलते हैं, उसके सेंसर का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी अगर फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो फ्रेम मेटल का ही है, बट इस बार फ्रेम को ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा रखा है और फ्रंट की तरफ भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो डिस्प्ले यहाँ पे लगा है वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम कर्व्ड है, जिसकी वजह से जब भी आप फोन को हाथ में लोगे तो ग्रिप अच्छी मिलेगी, काफी कंफर्टेबल फील होगा। बाकी डिजाइन के अंदर आपको इस फोन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंप्रूव किया गया है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से इस फोन के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन लगा है और इसी के साथ ये वर्ल्ड का पहला फोन बन जाता है जिसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन लगा है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर डिस्प्ले में स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी चीजें इंप्रूव नहीं करी गई है। इस फोन के अंदर भी आपको 6.8 इंच का ही डिस्प्ले मिलेगा, क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगा। डायनेमिक एमोलेड 2x वाला ही पैनल देखने को मिलेगा। सेंटर पंच होल डिस्प्ले है, बेजल्स वगैरह सेम है। 120 हर्ट्ज का LTPO 4.0 वाला ही पैनल होगा। 750 निट्स की पिक ब्राइटनेस यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली HDR10 प्लस वगैरह का सपोर्ट मिलता है। 500 ppi की पिक्सल डेंसिटी भी मिल जाएगी और एलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी फीचर्स इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो स्पेसिफिकेशन वाइज यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट जब आप दोनों फोन में एक साथ वीडियो प्ले करते हो या फिर कोई मूवी एंजॉय करते हो, कलर्स को थोड़ा इनहेंस करता है और ये थोड़ी बेटर क्वालिटी निकाल कर देता है। बाकी एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके डिस्प्ले के अंदर भी फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है, वो भी अल्ट्रासोनिक। खैर अब दोस्तों अगर हम आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो गाइस इस फोन के अंदर काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है, जो कि अब तक का सबसे फास्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। बट यहाँ पे रेगुलर 8 Gen 2 नहीं मिलता है। रेगुलर 8 Gen 2 3.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है, बट इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो 3.36 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है। तो मतलब इसकी क्लॉक स्पीड बढ़ाई गई है। हमें यहाँ पे CPU और GPU दोनों ही ओवरक्लॉक्ड मिलते हैं, तो रेगुलर 8 Gen 2 के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहेगा। बट दोस्तों रियल लाइफ टेस्टिंग में ये प्रोसेसर अभी के टाइम पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जब आप AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट करते हो तो यहाँ पे 12.5 लाख के करीब इसके AnTuTu स्कोर निकल के आते हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। बट इसी के साथ जब आप थ्रोटल टेस्टिंग करते हो तो ये फोन बाकी 8 Gen 2 के मुकाबले काफी कम स्कोर गेन करता है और ये फोन काफी हिट भी हो रहा है। मे भी कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो उतना अधिक ऑप्टिमाइज नहीं है। और गेमिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर यहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जो लोग COD वगैरह खेलना पसंद करते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना पसंद करते हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी भी आपको ग्राफिक्स में लो अल्ट्रा की ही सेटिंग मिलती है, जबकि इसको इंप्रूव किया जा सकता है। बट जो लोग BGMI खेलना पसंद करते हैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको मैक्सिमम 60 FPS की ही ग्राफिक सेटिंग मिलती है, और वो भी सभी में, HDR में भी 60 FPS एंड स्मूथ में भी 60 FPS। और अगर इससे कंटिन्यू गेमिंग करते हो 45-50 मिनट तक तो यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप गेमिंग करने के लिए इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मत लो भैया, इसकी जगह पे कोई और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला फोन खरीद लो, जहां पर आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, स्पेशली गेमिंग डिपार्टमेंट में। वैसे देखा जाए तो ये सारी चीजें काफी हद तक इंप्रूव करी जा सकती है, बट इस प्रोसेसर को अभी अंडर क्लॉक्ड किया गया है। और मुझे सैमसंग से सिर्फ इतना कहना है कि भैया 1-1.5 लाख रुपए प्राइस रख रहे हो और फोन के अंदर काफी पावरफुल प्रोसेसर भी दे रहे हो, बट उसका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हो। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी दोस्तों रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया गया है। UFS 4.0 के यहाँ पे स्टोरेज मिल जाते हैं एंड LPDDR5X का रैम यहाँ पे दिया गया है। और अगर स्कोर के पास देखते हो तो इसके प्रीवियस मॉडल से S23 अल्ट्रा ऑलमोस्ट डबल स्कोर गेन करता है, और ये चीज रियल
रियल लाइफ में भी दिखती है। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो है वो पहले से थोड़ी फास्ट हो गई है। बाकी मल्टीटास्किंग में भी दिक्कत नहीं आती है और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 के ऊपर आते हैं जो कि लेटेस्ट One UI 5.1 के ऊपर रन करता है और इस One UI 5.1 की वजह से यहाँ पे एनिमेशन थोड़ा सा इंप्रूव हुए हैं। बाकी ये फोन अपने साथ 4 साल के OS अपडेट एंड 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ आता है। अब अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो ऑन पेपर स्पेक्स वाइज इस फोन के अंदर कोई भी चीजें चेंज नहीं करी गई है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है और ये फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बट रियल लाइफ टेस्ट में यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 1 घंटे की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ S23 अल्ट्रा प्रोवाइड करता है। वैसे देखा जाए तो ये चीज यूज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आप अपना फोन इस्तेमाल करोगे वैसी बैटरी लाइफ मिलेगी। बाकी अगर चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो ये फोन 52 से 57 मिनट के बीच में 0 to 100% 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग से फुल चार्ज कर देता है। बाकी दोस्तों ये जो फोन है ये टाइप सी पोर्ट के साथ ही आते हैं बट इसके अंदर टाइप सी 3.2 का इस्तेमाल किया गया है और स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो उसे थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। जब आप दोनों फोन से गाने सुनोगे या फिर कोई मूवी एंजॉय करोगे तो फर्क पता चलेगा। बाकी सेंसर वगैरह फोन के अंदर सारे मिल जाते हैं इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पे 10 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं। माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट इस फोन के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है और ना ही 3.5 mm जैक यहाँ पे दिया गया है। बट वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए फोन के अंदर आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो फोन अगर गलती से पानी में गिर जाए 1.5 मीटर की गहराई में तो 30 मिनट तक यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बाकी S Pen के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर भी S Pen का सपोर्ट दिया गया है जो कि फोन के अंदर में ही मिलता है और इसके अंदर कुछ खास चीजें इंप्रूव नहीं करी गई है, मतलब बताने लायक कुछ भी नहीं है। खैर अब गाइस अगर हम बात करते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो गाइस यहाँ पे बड़ा अपग्रेड किया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर और सेल्फी कैमरा चेंज है। मेन सेंसर यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का दिया गया है जिसमें कि OIS के सपोर्ट देखने को मिलते हैं और ये सैमसंग का HP2 वाला सेंसर है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा सेंसर गैलेक्सी S22 अल्ट्रा वाला ही कंटिन्यू किया गया है। दूसरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाते हैं और तीसरा यहाँ पे 10 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं जो कि 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। और चौथे सेंसर के बारे में बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे 10 मेगापिक्सल के ही देखने को मिलते हैं जो कि 10x ऑप्टिकल जूम एंड 100x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है और ये दोनों सेंसर के अंदर OIS का भी सपोर्ट दिया गया है। और इस बार इसको सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। जब भी आप इससे फोटोज वगैरह खींचोगे तो 100x जूम पर भी ये आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी निकाल कर देता है। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। तो कैमरा सेटअप जो है अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है और इसे कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। और अगर इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, उससे अगर आप फोटोज वगैरह कैप्चर करोगे तो अच्छे फोटोज निकाल कर देता है। जब आप इसे जूम करोगे तो इसके प्रीवियस मॉडल से ये बेटर रिजल्ट निकाल कर देता है और ये f1.7 अपर्चर के साथ आता है जिसकी वजह से इसकी लो लाइट फोटोग्राफी को भी काफी इंप्रूव किया गया है। तो जब भी आप इस फोन से नाइट फोटोग्राफी करोगे, नाइट मोड ऑन करके जहां लाइट कम है वहां का फोटोज वगैरह जब भी आप खींचोगे तो ये इमेज को पहले से थोड़ा ज्यादा शार्प कर देता है और बेटर क्वालिटी निकाल कर देता है। बट सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसके मेन सेंसर से आप इस बार 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, वो भी 30 FPS पे, जहां पे आपको स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। और पहले की तरह इस बार भी इन चारों सेंसर से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और अगर स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे OIS को इंप्रूव किया गया है। हमें इसके प्रीवियस मॉडल से यहाँ पर बेटर स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है और पोर्ट्रेट वीडियो को भी यहाँ पर इंप्रूव किया गया है। पहले हम मैक्सिमम 1080p पर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे बट इसके अंदर 4K का ऑप्शन दिया गया है और क्वालिटी भी काफी अच्छी निकल के आती है, शार्पनेस बेटर निकल के आती है और सेल्फी में भी 4K पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। और हाँ, पोर्ट्रेट वीडियो में आप चाहो तो अलग अलग फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो। बाकी अगर सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से फोटोज अच्छे निकल के आते हैं, इंप्रूवमेंट करी गई है बट फोटोज वाइज यहाँ पे आपको बहुत कम, ना के बराबर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप वीडियो कैप्चर करोगे तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। इस फोन के अंदर आप मैक्सिमम 30 और 60 दोनों FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसके अंदर HDR10+ से भी वीडियो शूट करने का ऑप्शन दिया गया है जहां पर आपको रिजल्ट काफी बेहतर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे शटर लैग को भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। बाकी फोकसिंग सिस्टम भी इंप्रूव हुई है, मतलब पहले से ये काफी फास्ट हो गई है। बाकी इसके अंदर वो सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं जो इसके प्रीवियस मॉडल में दिया गया था बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सपर्ट रो मोड करके फीचर्स ऐड हुआ है जिससे आप बेसिकली मैक्सिमम 50 मेगापिक्सल तक एक्सपर्ट रो फोटो कैप्चर कर सकते हो। और इसके अंदर एक आईफोन वाला भी फीचर्स ऐड हुआ है। जो हमें आईफोन में फीचर्स मिलता था, फोटो के ऊपर टैप करने पे ऑब्जेक्ट अलग हो जाता था और फोटो को हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते थे, सेव कर सकते थे, वो चीज इसके अंदर भी ऐड की गई है बट ये अभी आईफोन की तरह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। अब गाइस अगर हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 12GB 256GB 12GB 512GB
एंड 12GB 1TB के 3 मॉडल में इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 12GB 256GB उसकी प्राइस इंडियन मार्केट में 1,24,999 रुपीज रखी गई है। सेकंड मॉडल को 1,34,999 रुपीज में लॉन्च किया गया है एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 1,54,999 रुपीज रखी गई है। मतलब 1,25,000, 35,000 और 1,55,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अधिक है। बट यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी दिए गए हैं। अगर आपके पास ICICI बैंक, HDFC बैंक या फिर SBI बैंक का कार्ड है तो 8,000 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज करने लायक कोई फोन है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर सैमसंग शॉप एप्लीकेशन से इस फोन को अगर आप परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में 3-4 हजार रुपए की गिफ्ट वॉचर भी मिलेंगे। इसके अलावा 27,000 रुपए का गैलेक्सी वॉच 4 भी चाहो तो आप ले सकते हो सिर्फ 3,000 रुपए खर्च करने पर। तो ऑफर जो है वो इसके ऊपर काफी तगड़े दिए गए हैं, बट फिर भी मेरे को इसकी प्राइस थोड़ी अधिक लग रही है। अब गाइज यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है, क्या हमें ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं? तो गाइज यहाँ पे 3 कंक्लूजन निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज, जिन लोगों के पास बेशुमार पैसा है वो लोग इस फोन को खरीद सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो कंक्लूजन है, जिन लोगों के पास गैलेक्सी S22 अल्ट्रा स्मार्टफोन है तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इस फोन के अंदर उतना भी बड़ा अपग्रेड नहीं किया गया है जिसके बदले आप 30-35 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके गैलेक्सी S23 अल्ट्रा फोन लो। और लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, 20-25 हजार रुपए महीने की अर्निंग होती है, तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कि इस फोन के बारे में आप लोग ना ही सोचे तो बेहतर है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।